बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद बैंक में पैसा जमा करते हैं और उस पैसे की एफडी करा देते हैं, ये सोच के कि उन्हें पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब वो अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उन्हें पूरा इंटरेस्ट नहीं दिया गया है बैंक के द्वारा, बल्कि टीडीएस काट लिया गया है, यानी कि टैक्स काट के बैलेंस पेमेंट की गई है, जिससे कि उन्हें बहुत निराशा होती है क्योंकि उनका जो पैसा है ब्लॉक हो जाता है। तो ये टीडीएस कैसे काटा जाता है और आपको इससे कैसे बचना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स बहुत तेज़ी से बदल रहा है और आज के टाइम में जानकारी ही बचाव है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप अपना टैक्स बचा सकें, पैसा बचा सकें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि आपने बैंक में एफडी कराई है तो उस पर कितना टीडीएस कटेगा, इसके लिए रूल अलग हैं। यदि आपकी एज 60 ईयर से कम है और यदि 60 ईयर से ज़्यादा है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। यदि व्यक्ति की एज 60 ईयर से कम है तो उस केस में यदि आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है एफडी में पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में टीडीएस 10% काटा जाता है। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के पीरियड के लिए एफडी कराई है 4 लाख रुपए की, 8% का उसे इंटरेस्ट मिलता है, तो टोटल 32,000 रुपये उसे इंटरेस्ट मिलेगा। इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट इनकम जो है 40,000 रुपये से कम है। लेकिन मान लीजिए वो 10 लाख रुपए की एफडी कराता है, इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट उसे मिलेगा 80,000 रुपये, इसके ऊपर 10% टीडीएस काट लिया जाएगा यानी कि 8,000 रुपया, और बैलेंस अमाउंट यानी कि 72,000 रुपया ही टैक्स पेयर के अकाउंट पे जमा कराया जाता है या एफडी में ऐड होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 8,000 रुपया काटा गया है ये गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया जाता है बैंक के द्वारा, और उसके बाद जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं उसमें इस अमाउंट को एडजस्ट करते हैं या रिफंड क्लेम करते हैं। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि पैन इनऑपरेटिव है या आपने पैन नंबर नहीं दिया है बैंक को, तो उस केस में टीडीएस 20% के हिसाब से काटा जाता है, यानी कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो उस केस में हाई टीडीएस काटा जाता है। यहाँ पे मान लीजिए 10 लाख की आपने एफडी कराई है तो आपको 8% इंटरेस्ट मिला यानी कि 80,000 रुपये। अब इसके ऊपर 20% टीडीएस इंटरेस्ट के ऊपर काटा जाएगा यानी कि 16,000 रुपया, और ये गवर्नमेंट के पास जमा कराया जाएगा। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपको रिफंड क्लेम करना होता है या अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करना होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं दूसरा केस, जहाँ पे कि जो इंडिविजुअल की एज है 60 ईयर्स उससे ज़्यादा है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है। तो उस केस में देखा जाता है कि जो एफडी से आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यदि वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है तो उस केस में टीडीएस काटा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 लाख रुपये की एफडी कराई गई है और जो इंटरेस्ट है वो 48,000 रुपये बन रहा है। कोई टीडीएस यहाँ पे नहीं काटा जाएगा, पूरा अमाउंट टैक्स पेयर को दे दिया जाएगा। लेकिन केस 2 में मान लीजिए 10 लाख की एफडी कराई गई है तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 80,000 रुपये बन रहा है। यहाँ पे 10% टीडीएस काट लिया जाएगा और उसके बाद बैलेंस अमाउंट ही आपको पे किया जाता है या फिर एफडी में ऐड किया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो लिमिट है पर एफडी नहीं है बल्कि पर बैंक है। मान लीजिए आपकी एक बैंक में बहुत सी एफडी कराई हुई है, यदि आप उन सबके इंटरेस्ट का टोटल करेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यदि वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा सुपर सीनियर या सीनियर सिटीजन के केस में, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा और उस केस में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके उसमें ये टीडीएस क्लेम करना होता है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि यदि सीनियर सिटीजन का पैन इनऑपरेटिव है, यानी कि उसने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है या बैंक को पैन नंबर नहीं दिया है, तो उस केस में 20% टीडीएस काटा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे 80,000 रुपये का इंटरेस्ट इनकम मिली है, इस पर 20% टीडीएस कट के बैलेंस अमाउंट पे किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि आप एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पॉपुलर तरीका है फ़ॉर्म नंबर 15G या फिर 15S सबमिट करना बैंक को। तो आप ये फॉर्म फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही सबमिट कर सकते हैं ताकि बैंक आपका कोई टीडीएस ना काटे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है तो उस केस में आपको 15G सबमिट करना होता है। इसमें कंडीशन है कि आपका जो टैक्स पेएबल है वो नील आना चाहिए, यानी कि आप पूरे साल की अपनी कंप्यूटेशन करेंगे, एस्टिमेटेड इनकम निकालेंगे, उस पर जो टैक्स है वो नील होना चाहिए। और इसके साथ ही दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो एफडी से इंटरेस्ट इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट करते हैं और आप नई स्कीम ऑप्ट करते हैं तो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि आप ये कंडीशंस
मीट करते हैं तो आप 15G फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सीनियर सिटीज़न है या सुपर सीनियर सिटीज़न है, यानी कि आपकी उम्र 60 साल उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको जो टैक्स पेबल है वो नील आना चाहिए। यानी कि आप अपने पूरे साल की कंप्यूटेशन करेंगे, यानी कि एस्टिमेटेड बेसिस पे अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे कि पूरे साल में कितनी आ जाती है। जैसे कि आज के टाइम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता यदि आप नई टैक्स रजीम लेते हैं। तो यदि आपको कोई टैक्स पेबल नहीं है तो आप फॉर्म नंबर 15H सबमिट कर सकते हैं बैंक को, ताकि वो आपके FD के इंटरेस्ट पे कोई TDS ना काटे। दूसरा तरीका है जो कि FD के इंटरेस्ट पे TDS आपका बचाता है, वो है कुछ व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, यानी कि वो डिफरेंट बैंक में अपने FD को इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उनका जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो स्पेसिफाई लिमिट से कम रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक 1 में भी आपको इंटरेस्ट मिला है जो कि 40,000 रुपया है, बैंक 2 से इंटरेस्ट मिला है जो कि 35,000 रुपया है, बैंक 3 से इंटरेस्ट मिला 40,000 रुपया है। इस प्रकार ये TDS की लिमिट से यानी कि 40,000 रुपये से कम है, तो इस प्रकार आपको कोई TDS नहीं काटा जाता है बैंक के द्वारा, क्योंकि ये जो लिमिट है 40,000 रुपये की वो पर बैंक देखी जाती है। यदि आप डिफरेंट बैंक में FD को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि HDFC में, ICICI में, तो हर बैंक की लिमिट देखता है। तो यदि आपका जो इंटरेस्ट है लिमिट से कम है तो आपका TDS नहीं काटा जाता। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपको पूरा अमाउंट दिखाना होता है, तो ये अमाउंट आपकी दूसरी इनकम के साथ ऐड होकर यदि आपका टैक्स बनता है तो उस वक्त आपको टैक्स पे करना हो सकता है विद इंटरेस्ट। तो इस बात का आप ध्यान रखें। FD के इंटरेस्ट पे TDS बचाने के लिए कुछ टैक्स पेयर FD का जो पीरियड है वो 2 फाइनेंशियल ईयर में कर लेते हैं, ताकि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उनके FD के इंटरेस्ट पे TDS ना कटे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 लाख रुपए की FD कराई गई है 1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 तक। तो यहाँ पे 1 अगस्त 2024 से 31 मार्च 2025 तक का जो पीरियड है वो फाइनेंशियली 24-25 में आ रहा है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट बन रहा है प्रपोर्शनेटली वो 40,000 रुपये से कम है। इसी प्रकार नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो इंटरेस्ट बन रहा है वो भी 40,000 से कम है, और टोटल जो इंटरेस्ट है वो 2 फाइनेंशियल ईयर में स्प्लिट हो गया है, जिसकी वजह से कि अब इस के ऊपर कोई TDS नहीं काटा जाएगा बैंक के द्वारा। तो भले ही आपकी FD एक ही बैंक में है, तो इस प्रकार कुछ टैक्स पेयर इस तरीके से भी FD के इंटरेस्ट पे TDS कटने से बचाते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर का FD के इंटरेस्ट पे TDS कट जाता है तो वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके उसमें रिफंड क्लेम कर सकता है या अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर की सैलरी इनकम है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है। तो हमने ओल्ड रजीम और न्यू रजीम दोनों के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन करना है, और जो बेनिफिशियल है वो स्कीम ले लेनी है। यहाँ पे FD का इंटरेस्ट इनकम मिला है, सेम बैंक का इंटरेस्ट है। तो ओल्ड रजीम के अंतर्गत तो हमारा 5 लाख से ऊपर यदि इनकम होती है तो उसके ऊपर टैक्स बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन न्यू रजीम में 7 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे ही टैक्स बनता है। तो यहाँ पे FD का जो इंटरेस्ट इनकम मिला है इसके ऊपर 10% TDS कट गया था, तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं नई रजीम में। जबकि ओल्ड रजीम में हम अपने TDS को टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करते हैं तो हमारा रिफंड कम बनता है, तो हम यहाँ पे नई रजीम को ऑप्ट करके ये इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप फ़ोन नंबर 15G या 15H भी दे देते हैं तब भी ये इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। आप अपना 26 ईयर्स चेक कर सकते हैं या AIS और TIS, और ये इनकम आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिस्क्लोज़ करनी होती है। और यदि ये दूसरी इनकम को ऐड करके आपका टैक्स बन रहा होता है तो वो आपको टाइमली पे करना होता है या TDS से एडजस्ट करना होता है। इसलिए आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए अपने 26 AS को चेक करें कि कितना TDS कटा है या कितने फॉर्म नंबर 15G या 15H की क्या इनकम रिपोर्ट हो रही है। इसके लिए आप AIS और TIS को भी चेक करेंगे कि उसमें कितनी इनकम रिपोर्ट की है बैंक ने, और उसे अपनी ITR में कंसीडर करेंगे। तो आपको इनमें से कौन सा मेथड सही लगा, इसके लिए आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हमें कमेंट करके पहुंचाएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।